Hello everyone, I once again welcome you all on Lawvitas YouTube channel. आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, इसका क्या डेवलपमेंट, क्या इसकी हिस्ट्री रही और इसके मीनिंग वगैरह को भी हम देखेंगे, एज वेल एज मेरिट्स डीमेरिट्स ये भी देखेंगे। सो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है विद द नेम ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे इन द 18th सेंचुरी। बेसिकली ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? ये फ्रेंच टर्म है और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टर्म है और ये ऐसे रूल्स का या ऐसे रूल्स का सेट या ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके क्या पावर्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी। और ये रूल्स ये भी बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो सरकारी प्रशासन है उसका क्या संबंध होगा या क्या इंटरेक्शन होगा उसके सिटीजन्स के साथ, या फिर वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। ये रूल्स बताते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, उन्हें क्या क्या काम करने हैं, और सरकार का, गवर्नमेंट का जो कॉमन पीपल है उनके साथ रिश्ता या उनका जो व्यवहार है, उनका रिलेशनशिप, उनका कोऑर्डिनेशन जो कुछ भी है वो किस तरीके का होगा, ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बताते हैं। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो प्रिंसिपल है और जो वो प्रिंसिपल्स और रूल्स का सेट नहीं है जो पार्लियामेंट यानी कि जो लेजिस्लेचर ने बनाया हो, बल्कि ये वो रूल्स हैं जो जजेस ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, यानी कि जो अलग से हमने कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया है, उन कोर्ट्स के जजेस ने अपने जजमेंट्स और डिसीजंस के थ्रू डेवलप किए हैं। सिंपल अगर हम इसका एक अर्थ निकालें तो नॉर्मली जो लॉज है इंडिया में, सपोज अगर हम देखते हैं तो जो लॉज है भारत में, इंडिया में, वो पार्लियामेंट बनाता है, लाइक लोकसभा और राज्यसभा मिलके लॉ बनाते हैं। लेकिन फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम, दैट इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में, ज्यादातर रूल्स जजेस ने बनाए हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के जजेस ने। यानी ये जज मेड लॉ है, ना कि पार्लियामेंट मेड लॉ है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के कॉन्सेप्ट में 3 तरह के रूल्स इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 1 इज रूल्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स। इसमें उन रूल्स की बात होती है जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन अपॉइंट करेगा, या फिर डिसमिसल या टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, उनका स्टेटस यानी वो परमानेंट है, टेम्पररी है, एक्सेट्रा, उनकी सैलरी कितनी होगी और उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब। सेकेंड इज रूल्स रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज फॉर सिटीजन्स। ये रूल्स बताते हैं कि पब्लिक सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा सिटीजन्स के लिए कैसे चलाई जाएंगी। इन सर्विसेज को या तो पूरी तरह गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स चलाएंगे या प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सुपरविजन में, या फिर प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करके पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें ये सेकेंड रूल्स में आती हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट रूल इज रूल्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से किसी प्राइवेट सिटीजन को नुकसान हो जाता है, कोई तरह का लॉस हो जाता है, लाइक कोई इलीगल एक्शन, डिले हो गया या फिर कोई नेग्लिजेंस हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो ये मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में डिसाइड होता है, ना कि नॉर्मल ऑर्डिनरी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स में। Further, in the French legal system, there are two sets of laws, and for two different set of people, it has two sets of courts. One is regular courts, other is administrative courts. तो फ्रांस के लीगल सिस्टम में ड्यूअल जुडिकेचर है सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का। और ये जो रेगुलर कोर्ट्स होती है ये एडमिनिस्टर करती है ऑर्डिनरी सिविल लॉ को बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी तरह की कोई मैटर आता है, तो वो ऑर्डिनरी या रेगुलर कोर्ट्स देखती है। वहीं दूसरी ओर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है वो एडमिनिस्टर करती है लॉ में, और ये डिस्प्यूट्स देखती है बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द स्टेट। मतलब जब किसी सिटीजन और ये स्टेट के बीच या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो एडमिनिस्टर किया जाता है, वो देखा जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इन द फ्रेंच लीगल सिस्टम।
और यहाँ का जो काउंसिल डी एटैट है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है फ्रांस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का, और ये कोर्ट ऑफ अपील भी है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती हैं, बल्कि वो स्पेशल कोर्ट्स जो कि सेट किए गए हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के सिस्टम के अंडर में, उनके जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो कभी मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है एक सब्जेक्ट के बीच में, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के बीच में, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का, तो ऐसा डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? वो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएगा, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाएगा, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फ्रेंच लीगल सिस्टम, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो काउंसिल डी एटेट है वो पहला काउंसिल डी एटेट 1799 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वही फाउंडर है इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के इन द 18th सेंचुरी, और उन्होंने पहला जो काउंसिल डी एटेट है वो 1799 में स्टैब्लिश किया। और उन्होंने दो ऑर्डिनेंसेस पास किए। पहला जो ऑर्डिनेंस था उसके अंतर्गत जो पावर थी ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील करने की, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू उस पावर को छीन लिया गया, ले लिया गया। और ये पावर कहाँ दे दी गई? ये पावर दे दी गई इस स्टैब्लिश काउंसिल डी एटेट के ऊपर, ऑर्डिनेंस 2 के अंतर्गत इस पावर को उनके ऊपर बेस्टो कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि क्या इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की हिस्ट्री रही है। तो जो ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। 18th सेंचुरी में ही नेपोलियन बोनापार्टे ने इस सिस्टम को प्रैक्टिस में लाया था, एंड ही वाज ऑफ द व्यू दैट ऑर्डिनरी पीपल शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन होता है फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, 1789 की बात है। एंड आफ्टर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद एक आइडिया आया कि जो जजेस हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स के, वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर ना करें, वो एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरफेयर ना करें, बिकॉज जो उस टाइम के रेवोल्यूशनरीज थे उनको एक तरह का डर था कि अगर कोर्ट्स के पास ये पावर होगी कि वो पब्लिक अथॉरिटीज के एक्ट्स को क्वेश्चन कर सकेंगी, तो एक तरह से ये जो न्यू रिपब्लिक वहां पे स्टैब्लिश हुई थी उसको कमजोर कर देगा, उसको वीकन कर देगा। तो इसीलिए 1790 में एक लॉ पास किया गया जिसके थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे ने जो काउंसिल दी एटेट है, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, वो एस्टैब्लिश कर दिया। एक स्पेशल बॉडी थी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट से डील करेगी। और इस बॉडी को ये बॉडी जो थी वो इवॉल्व हुई इनटू अ जुडिशियल अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केसेस, जो कि गिविंग राइज टू व्हाट वी नाउ कॉल इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एक केस था द ब्लैंको केस ऑफ 1873। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इसकी हिस्ट्री का। एक गर्ल थी जिसका नाम था एग्ने ब्लैंको, और ये इंजर हो गई थी एक टोबैको फैक्ट्री के थ्रू जो कि स्टेट ओन करता था, स्टेट रन करता था, उसकी वजह से ये इंजर हो गई थी। तो इसके जो फादर थे उन्होंने एक कॉम्पेंसेशन का केस फाइल किया। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये जो केस है ये ऑर्डिनरी सिविल लॉ डिसाइड होगा, उसके अंडर में डिसाइड होगा, या फिर जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके अंडर में डिसाइड होगा। अब जो स्पेशल कोर्ट्स थी, दैट इज ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो सेम रूल्स के थ्रू जज नहीं की जाती है एज इंडिविजुअल्स। द स्टेट इज नॉट जज्ड बाय द सेम रूल्स एज इंडिविजुअल्स। और इस केस ने फर्मली इस चीज को स्टैब्लिश किया कि एक सेपरेट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको स्पेशल रूल्स दिए जाएं टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। Now, moving further, we will see what are the characteristics of this Droit administrative system. So, number one we have is all administrative matters are outside the scope of ordinary courts. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डिनेंस 1 के थ्रू ही इस चीज को कर दिया गया था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं
वो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट से छीन लिए गए थे, उसकी जुरिस्डिक्शन अब उनके पास नहीं थी, और वो एक जो स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को, दैट वाज काउंसिल दी इटैट, उसके ऊपर बेस्टो कर दिया गया, उनको दे दिया गया ये पावर कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील करें। देयर आर स्पेशल कोर्ट्स फॉर डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ठीक है, तो ये जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो कि स्टेट के और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील करती हैं, और जो भी स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन से रिलेटेड या कंसर्न मैटर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के द्वारा ही डिसाइड होते हैं, ना कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लैंड के द्वारा। Third is administrative courts develop their own rules and regulations and they apply them in deciding the dispute. और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं जो कि डिसाइड करती हैं स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर्स को, वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करती हैं किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड करते समय। Then we have is Council d'Etat is the Supreme Administrative Court. तो फ्रेंच लीगल सिस्टम का जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकबोन है या पिलर है, वो है काउंसिल डी इटेट। एंड ट्रिब्यूनल डिस कॉन्फ्लिक्ट्स डिसाइड्स द मैटर व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन अराइज होता है ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के बीच में कि आखिर कोई एक पर्टिकुलर केस किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो डिसाइड किया जाता है ट्राइब्यूनल डिस कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा में। तो अब हम इस बॉडी की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। तो ये जो काउंसिल डी इटेट है, ये फ्रांस का टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकारी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करता है, यानी चेक करता है कि गवर्नमेंट ने कोई काम गलत तरीके से तो नहीं किया। एंड ये बॉडी मोस्टली हाई लेवल सिविल सर्वेंट से बनी होती है और ये कई तरह के केसेस देखते हैं। जब कोई सिटीजन या ऑफिसर कहे कि गवर्नमेंट ने उसके साथ गलत किया, लाइक जॉब से निकाल दिया या सस्पेंड कर दिया, या फिर किसी तरह का कॉम्पनसेशन का डैमेजेस का क्लेम है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वजह से, या फिर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, या पेंशन से रिलेटेड इश्यूज है, इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, या फिर किसी भी सिविल सर्वेंट का पर्सनल क्लेम है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, तो ये सारे ही जो केसेस होते हैं वो काउंसिल डी इटेट देखता है। और काउंसिल डी इटेड कब इंटरफेयर करता है, तो काउंसिल डी इटेड तब गवर्नमेंट ऑर्डर रुकता है या बदलता है जब लॉ का वॉयलेशन हुआ हो, देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ लॉ, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि जो फैसला दिया गया, जो डिसीजन दिया गया है और वो जिसने दिया है उसके पास वो राइट नहीं था कि वो उस मैटर को लुक थ्रू करे, एंड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर हुआ है, कहीं पे प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया गया, तब ये जो काउंसिल डी इटेट है ये किसी ऑर्डर में या फिर किसी भी केस में इंटरफेयर करता है। और ये बॉडी अपना पावर काफी ओपनली और एक्टिवली यूज करती है। इट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स जुरिस्डिक्शन लिबरली। तो यानी वो डिसीजंस को सही गलत क्लियरली बताता है, बहुत ही लिबर्टी के साथ अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता है, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो वी कैन से कि काउंसिल डी इटेट एक पावरफुल फ्रेंच बॉडी है जो गवर्नमेंट के कामों को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को लीगली चेक करता है, उनकी लीगैलिटी चेक करता है, और अगर कोई नुकसान या इनजस्टिस होता है तो सिटीजन्स या ऑफिसर्स को जस्टिस दिलाती है। So that wraps up our lecture for today. I hope this helped you understand the concept clearly and made the topic a little easier to grasp. See you in the next session. Until then, stay sharp and stay legally aware. Thank you.